अब हम अगला एक क्रियाकलाप देखते हैं और इस क्रियाकलाप में कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता की बात हो रही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह उपयोगी होती है या विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो हम इसी की चर्चा कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है या नहीं। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में किस प्रकार से ग्रहण की जाती है इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहिए कि जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होती है। इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है आप बताएं कि पौधे अपने श्वसन के लिए या पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब हमने ये बात तो समझ भी ली है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया इससे संबंधित हमने रासायनिक अभिक्रिया भी देख ली। अब आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यह वायुमंडल में उपस्थित होती है और इसका प्रतिशत 0.03% यह वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है। अब वैसे तो यह हमारे जीवों के लिए है ये हानिकारक गैस है, लेकिन इसका एक पर्यावरण में इसकी इस मात्रा का होना आवश्यक है क्योंकि हमारे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जो होता है इस गैस के द्वारा ही होता है। अब हम बात करें कि पौधों में यह गैस किस प्रकार से आती है तो हमने 9th क्लास में भी इस बात की चर्चा की थी कि पौधों के पत्तियों में एक संरचना होती है जिसको कि हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं पौधों के एपिडर्मिस वाले भाग में। इस प्रकार से शायद आपको याद होगा कि पौधों के इस तरह से सेल के बीच की तरह या हमने बात करी थी कि यह किडनी के समान एक संरचना यहाँ पे होती है और यहाँ पे इस प्रकार से ये रंध्र होता है और यहाँ पे इसमें क्लोरोफिल इस प्रकार से उपस्थित होता है। इसी की बात कर लेते हैं कि यह बाहर की तरफ ये क्या होती है रक्सी कोशिका। रक्सी कोशिका और ये जो होता है ये क्या होता है रंध्र। ये क्या होता है रंध्र या इसको हम क्या बोलते हैं रक्सी कोशिका या इसी को बोलते हैं हम द्वार कोशिका। ठीक। अब जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है इस रक्सी कोशिका या हम रंध्र या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक। इस स्टोमेटा के द्वारा यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके चारों ओर इस प्रकार से ये क्या है एपिडर्मिस रहती है। एपिडर्मिस से यह इस प्रकार से घिरा होता है। ठीक। अब चूंकि यहाँ पे जो स्टोमेटा है यहाँ भी यहाँ क्या है खुला हुआ है तो ये बीच में जो रंध्र होते हैं या जिसको हम छिद्र कह सकते हैं जिसको हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं इस स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पौधों में अधिकतर जो इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है इस स्टोमेटा के द्वारा होता है। वैसे कुछ पौधों के अन्य भागों के द्वारा जैसे पत्ती की हम बात कर रहे हैं या तने की बात कर रहे हैं या तो जड़ों की भी बात कर रहे हैं वहां से भी गैसों का आदान प्रदान मिश्रण विधि के द्वारा होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना कि पौधे के अधिकतर जो गैसों का आदान प्रदान होता है इस स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब यह जो कार्य करती है स्टोमेटा के खुलने तथा जब कार्बन डाइऑक्साइड की पौधों को जरूरत नहीं होती है तब यह
रंध्र जो है या जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं यह बंद हो जाता है। स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना इस रक्षी कोशिका या जिसको हम द्वार कोशिका कहते हैं इस पे निर्भर करता है। ये स्टोमेटा खुलना इस प्रकार से और बंद होना यह कौन करता है? यहाँ पे जो रक्षी कोशिका है या जिसको हम द्वार कोशिका कहते हैं इसके द्वारा होता है। और ये क्या है? यहाँ पे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या इसको हरित लवक लिख दे, हरित लवक, हरित लवक। अब रंध्र कब किस स्थिति में खुलता है? जब ये जो द्वार कोशिका होती है इसमें पानी भर जाता है या जब ये फूल जाती है उस समय यह रंध्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब जब यह रक्षी कोशिकाएं में पानी भरा जाता है, जब यह फूल जाती है उस समय यह रंध्र क्या होता है? खुल जाता है। और जब यह पानी निकल जाता है इस रक्षी कोशिकाओं के द्वारा तो यह इसमें स्फीति आ जाती है, इसमें यह सिकुड़ जाती है और ये सिकुड़ने के कारण यह रंध्र क्या हो जाता है? पुनः बंद हो जाता है। तो बंद रंध्र इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, जिस प्रकार से सिकुड़ा हुआ एकदम से, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। डायग्राम के द्वारा भी इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये द्वार कोशिका, ठीक। तो यहाँ पे ये जो रंध्र है वो क्या है? बंद है, क्योंकि इसका पानी जो है वो बाहर निकल गया। तो अब ये रंध्र बंद और ये खुला रंध्र, यहाँ पे अपन लिख देते हैं खुला रंध्र और ये क्या है? बंद रंध्र। अब चीज क्लियर हो रही है कि जब रक्षी कोशिका में पानी भरा जाता है या इसमें स्फीति या ये फूल जाती है उस समय यह रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। तथा जब यह द्रक्षक कोशिका या द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है इस समय यह रंध्र बंद हो जाता है। जब रंध्र खुलता है तो उस समय इसमें वाष्पोत्सर्जन या पानी का नियमन जो करता है वह इस रंध्रों के द्वारा होता है। पानी का नियमन या वाष्पोत्सर्जन हम क्या कर सकते हैं? वाष्पोत्सर्जन, और दो काम होते हैं, वाष्पोत्सर्जन एवं गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा हो रहा है? यहाँ पे इस वाष्पोत्सर्जन एवं गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा हो रहा है? इस रंध्र के द्वारा हो रहा है। ठीक। अब चीज वही क्लियर हो गई कि पौधों में गैस कैसे प्राप्त होती है। तो पौधों में गैस जो होती है यह इस रंध्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। जब रंध्र खुलते हैं तो गैस अंदर आती है और इस रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान जो होता है यह होता है। अब हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वकोषी जो जीव होते हैं अपनी ऊर्जा की पूर्ति किस प्रकार से करते हैं, अपने भोजन का निर्माण वह किस प्रकार से करते हैं और वह संचित ऊर्जा उनके शरीर में किस रूप में स्थित होती है। वह प्रकाश रासायनिक ऊर्जा को जो प्रकाश ऊर्जा होती है इसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में यह संचित करते हैं तथा यह इनके शरीर में संचित भोजन जिसको कि हम स्टार्च कहते हैं उस रूप में यह स्थित रहते हैं। तो इस भोजन के निर्माण में इनको जो कच्ची सामग्री, क्या बात कर रहे हैं हम? कच्ची सामग्री का मतलब क्या होता है? जैसे हम खाना बनाते हैं तो उस समय हमें कुछ कच्ची सामग्री जरूरत होती है। उस कच्ची सामग्री से हम भोजन का निर्माण करते हैं, उसको पकाते हैं। हम दाल लेते हैं, हम चावल लेते हैं, हम सब्जी लेते हैं, हम ऑयल लेते हैं, हम प्याज लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सामग्रियों से मिलकर हम भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधों में वह कच्ची सामग्री क्या क्या होती है? हमने बात की थी कि इसके लिए रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए जो होती है पानी, इसके लिए जो होता है हरित लवक की उपस्थिति में हरित लवक, और यह क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। सूर्य प्रकाश। तो यह कच्चे पदार्थ के रूप में इनका उपयोग करके
यह कार्बनिक पदार्थ या जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे जो क्या बनता है, C6H12 और O6 प्लस जो O2 होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन आती है वह इस जल के अणु से आती है, और कार्बन जो होता है, यह कार्बन जो होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आता है। इसको आप याद रखेंगे, कंपटीशन के हिसाब से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधे ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करते हैं वह कहां से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से या जल की ऑक्सीजन से। तो यह ऑक्सीजन जल की ऑक्सीजन से आती है, जबकि कार्बन जो होता है, जो कि हमारा ग्लूकोज होता है, यह जटिल अणु का कार्बन जो होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से यह आता है। तो अब हमने ये चीज समझ ली कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। स्थलीय जो पौधे होते हैं इसके द्वारा पौधों में और भी प्रकाश संश्लेषण के लिए जल जड़ों के द्वारा यह ग्रहण कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं, हरित लवक पत्तियों में उपस्थिति है, सूर्य प्रकाश उनको वातावरण से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह मिलता है। बल्कि इसके अलावा जड़ों से मिट्टी के द्वारा यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन आदि जैसे मैंगनीज आदि का भी अवशोषण करते हैं, और यह अपने विभिन्न वृद्धि संबंधित कार्यों में ये लवणों का उपयोग यहाँ पे करते हैं। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये सारे कच्चे मटेरियल की जरूरत होती है। पौधों में एक विशेषता होती है कि वायुमंडल की जो नाइट्रेट, हमने 9th क्लास में इसकी चर्चा की थी कि पौधों में जो नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये नाइट्राइट और ये नाइट्रेट जो होती है इसका उपयोग सबसे पहले हरे पेड़ पौधे करते हैं, और इसको फिर प्रोटीन के रूप में यह अपने शरीर के अंदर यह संचित कर लेते हैं। उसका उपयोग दूसरे जीव जंतु करते हैं, और बल्कि इनका उपयोग जो होता है इस नाइट्रेट का कुछ वायुमंडलीय जीवाणु भी करते हैं, और इसको पुनः फिर ये नाइट्रोजन में मुक्त कर देते हैं, जिसको हम विनाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र 9th में बहुत अच्छे से था, तो उसमें इस चक्र की बात हुई थी। तो यहाँ पे हमें, चूंकि यहाँ पे ज्यादा इसकी डिस्कस नहीं करना है, हमें यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पे हम यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो अब हम देखते हैं इससे संबंधित एक क्रियाकलाप।